नमस्कार, वणकम, सत श्री अकाल प्रभु। 3 वीडियोस आपने देख लिए। रिटेंशन की रणनीति आपने जान ली, अपनी भी बना ली होगी। मुझसे पहले तो आप लोगों ने हिसाब किताब लगा लिया होगा कि कौन सी टीम क्या कर रही है। तो अब आगे की बात कर रहे हैं। बाय द वे, शर्ट अच्छी है? ओके, नहीं अच्छी तो भी कोई बात नहीं। इस वीडियो का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। आप जान चुके होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। नितिन तोमर, प्रदीप नरवाल, पवन सहरावत, फजल अत्राचली, गुमान सिंह, विकास कंडोला, राहुल चौधरी, सिद्धार्थ देसाई इत्यादि इत्यादि बहुत से खिलाड़ी जो 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ले चुके हैं प्रो कबड्डी ऑक्शन में। इस बार क्या होने वाला है? सीजन 10 की ऑक्शन जो 8 और 9 सितंबर को आने वाली है, उसमें क्या हो सकता है? होने वाला तो खैर हम देखेंगे। कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे अनुसार इस बार 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं। कुछ उन खिलाड़ियों की चर्चा भी करूंगा जो पिछली बार अच्छे रेट पे गए या पिछली बार अच्छे दाम में नहीं गए। इस बार उनको उम्मीदें होंगी अच्छे दाम पे जाने की। तो सिर्फ अपनी एक असेसमेंट आपको बताऊंगा कि ये खिलाड़ी इस एक बेंचमार्क को, 1 करोड़ को या 50 लाख को पार कर सकता है या नहीं। बाकी आपकी राय नीचे बताइएगा। सबसे पहले प्रो कबड्डी के सबसे महंगे खिलाड़ी पवन सहरावत, 2 करोड़ 26 लाख में उनको तमिल तलैवाज ने खरीदा था। और इस बार पर्स है 5 करोड़ का। पिछली बार था 4.4 यानी 4 करोड़ 40 का। तो 4.40 में से अगर 2.26 आपने एक प्लेयर को दे दिए तो 5 में से पवन कितना लेके जाएंगे? अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर कोई टीम ओनर खड़े होकर बोल दें कि सर हम बोली ही 2 करोड़ से शुरू करते हैं, मुझे हैरानी नहीं होगी। सिद्धार्थ देसाई के केस में ऐसा हुआ था। तेलुगु टाइटंस के ओनर श्रीनी हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि 1 करोड़ से शुरू किया जाए। ये सीजन 6 की बात है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर कोई टीम ओनर खड़ा होकर सीधी 2 करोड़ से बोली शुरू करे। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर पवन 2.5 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार करें और अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ें। उसके बाद दूसरे जो एक बहुत महंगे खिलाड़ी, सबसे महंगे डिफेंडर इनफैक्ट बने थे, फजल अत्राचली, 1 करोड़ 38 लाख में। आमतौर पे हमने टीम्स को डिफेंडर्स पे 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि खर्चते नहीं देखा है, पर फजल पे ये दाव लगाया था पुनेरी पल्टन ने। इस बार उनको रिलीज कर दिया गया है क्योंकि आपको पिछली कीमत से 15% ज़्यादा देना पड़ता। यानी 15 लाख और तकरीबन 5-20 लाख, 1 करोड़ 55-60 में आपको फजल पड़ते। इस बार वो ऑक्शन में है और इस बार भी मेरा अनुमान है कि फजल 1 करोड़ को तो आराम से पार करेंगे। एक तो कमाल के डिफेंडर हैं और सबसे बड़ी बात, जो आपको कैप्टेंसी की वो ऑप्शन देते हैं। जिस तरह से यंग खिलाड़ियों को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो ईरान के हों चाहे वो भारत के हों, हर एक रेडर के कंधे पे हाथ रखेंगे, हर एक खिलाड़ी से बात करेंगे। अब उनकी असेसमेंट सही हो गलत हो, लेकिन वो टीम को एकजुट रखते हैं और खुद एक लीडर की तरह परफॉर्म करते हैं। मेरा अनुमान फजल भी 1 करोड़ पार करेंगे। मे बी 1.40 पिछले वाले रेट तक ना पहुंचे, पर 1 करोड़ 25 लाख के आसपास मुझे लगता है कि फजल जरूर जाएंगे। और अगर किसी और टीम ने खरीदा तो फिर ये एफडीएम का कार्ड यूज कर लेगी पुनेरी पल्टन की टीम। देर आर गुड चांसेस कि मेरे हिसाब से फजल वापस पुनेरी पल्टन जाएं। फजल के साथ एक और खिलाड़ी, हमार भैया शादीलाल, जो पिछली बार पिछले 2 सीजन में पटना पायरेट्स में खेले और उनकी जो रिटेंशन वैल्यू के बाद जो पिछली बार उनको पैसे मिले थे वो थे 74.5 यानी 74.5 लाख रुपए। इस बार वो ऑक्शन पूल में है। खिलाड़ी खुद भी कह सकता है कि मुझे ऑक्शन में भेज दीजिए, टीम भी कह सकती है कि हम आपको ऑक्शन में भेज रहे हैं। क्या शादलू 1 करोड़ की धनराशि पार करेंगे? अगर तो शादलू ने खुद को ऑक्शन में रिलीज करने की मांग की है तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो 1 करोड़ की धनराशि पार करेंगे। अगर टीम ने रिलीज किया है, क्योंकि 74.5-75 लाख का 15% आपको तकरीबन तकरीबन 10 लाख और देना पड़ता, तो 85 लाख में आपको पड़ते। मेरा अनुमान है कि शादीलाल भैया हमारे 1 करोड़ को पार कर जाएंगे, 1 करोड़ 2 लाख 5 लाख के आसपास। क्योंकि एक तो कमाल के डिफेंडर वो हैं ही हैं। लेफ्ट कॉर्नर आप देखिएगा हमेशा आपको टॉप 3 डिफेंडर्स में दिखाई देंगे, क्योंकि ज्यादातर रेडर हैं राइट से जो जाते हैं लेफ्ट कॉर्नर के सामने। सबसे पहला शिकार उनका लेफ्ट कॉर्नर करते हैं। फजल अत्राचली ऐतिहासिक तौर पे नंबर 1 डिफेंडर हैं वो। उसके बाद ज़रूर मंजीत और बाकियों का नाम आता है।
लेकिन लेफ्ट कॉर्नर अगर आप देखें आपको ज़्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ पे मिले होंगे। राइट कॉर्नर नहीं है या लेफ्ट राइट कवर नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर पे आपको कहीं ज़्यादा बड़े खिलाड़ी और कहीं ज़्यादा संख्या में आपको डिफेंडर दिखाई देंगे। और दूसरी बात, एशियन चैंपियनशिप वो कोरिया वाली में शादलू ने एज अ रेडर सुपर 10 भी लगाया था, तो ये एक अंडर रेटेड ऑलराउंडर भी है। मेरा अनुमान 1 करोड़ 4-5 लाख शादीलाल शादलू। चौथे खिलाड़ी जो इस बार सरप्राइजिंगली ऑक्शन पूल में है, मनिंदर सिंह। पिछली बार की अगर इनकी टोटल वैल्यू और रिटेंशन को मैं जोड़ दूं तो 95 लाख के आसपास बन रही थी। तो क्या यही कारण है कि बंगाल वॉरियर्स ने इनको ऑक्शन में रिलीज किया है कि 12-13 लाख रुपए और देने पड़ते, 1 करोड़ 10-12 लाख में आपको ये पड़ जाते, या मनिंदर खुद आए हैं? जैसा भी हो, मुझे लगता है कि मनिंदर 1 करोड़ को पार करेंगे। 1-10 1-15 तक मनिंदर को जाना चाहिए। उसके बाद एफबीएम बंगाल वॉरियर्स के पास, के भास्करन साहब के पास है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन मनिंदर एक बेहद सुलझे हुए रेडर जो अकेले दम पे मैच जितवाने की काबिलियत रखते हैं, एक बहुत मैच्योर खिलाड़ी, एक बेहद अनुभवी खिलाड़ी जो कैप्टनसी की भी आपको ऑप्शन देते हैं। और बंगाल को अपनी पूरी टीम दोबारा से बनानी है, पटना को अपनी पूरी टीम दोबारा से बनानी है, दिल्ली वाले दोबारा से बना रहे हैं, तेलुगु टाइटंस दोबारा से बना रहे हैं। उसके अलावा और बहुत सी ऐसी टीम्स जैसे यू मुंबा, उनको भी एक स्ट्राइक रेडर चाहिए। तो बहुत सारी टीम्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में मनिंदर सिंह फिट बैठ सकते हैं। तो ये 4 खिलाड़ी मुझे काफ़ी आश्वस्त हूं मैं। पहले 2 के बारे में तो आप भी होंगे, पवन और फजल। शादलू और मनिंदर भी 1 करोड़ को थोड़ा सा पार कर जाएंगे। कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने या तो पिछली बार 1 करोड़ को पार किया, या अच्छे दाम पे गए, या अच्छे दाम पे नहीं गए, इस बार आगे ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। एक खिलाड़ी जिसकी ऑक्शन ने सबको सरप्राइज किया था, गुमान सिंह। 1 करोड़ 21 लाख के आसपास गुमान को यू मुंबा ने लिया था। डी कैटेगरी में वो थे। 10 लाख से उनकी बोली शुरू हुई थी। परफॉर्मेंस 1 करोड़ 21 वाली नहीं रही। कई बार एक यंग प्लेयर पे प्रेशर आ जाता है। ठीक ऐसे विकास कंडोला, 1 करोड़ 70 लाख उनको बुल्स ने दिए थे। उनको एक स्ट्राइक रेडर चाहिए था। हालांकि मैच्योर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विकास भी प्रेशर ले गए। गुमान के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ 21 तो इस बार मुश्किल है प्रभु की। 60-70 के बीच में, 60 मुझे रियलिस्टिक प्राइस लग रहा है गुमान सिंह का, क्योंकि यंग हैं। चोट के बाद जब उबर कर आए थे तो कहीं ज़्यादा खेले थे। विकास कंडोला 1 करोड़ 70 तो इस बार मुझे काफ़ी कठिन लग रहा है, लेकिन 80 लाख के आसपास विकास कंडोला ज़रूर किसी टीम के पास जाने चाहिए। हो सकता है रणधीर सिंह शेरावत अपना एफबीएम कार्ड दोबारा से निकाल लें, क्योंकि उनको भी एक और रेडर और चाहिए। बहुत सी टीम्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, उन सबको रेडर चाहिए। विकास कंडोला मेच्योर हैं, लगातार अच्छा खेल रहे हैं, बड़े सुलझे हुए शांत खिलाड़ी हैं, कोई विवाद में नहीं आते, कोई झगड़ा नहीं करते। तो विकास कंडोला पिछली बार ठीक है, थोड़ा सा बुल्स ने अपना दिल खोल दिया था, पर बेहतरीन रेडर हैं, 80 से 90 लाख में ज़रूर जाने चाहिए। ऑलराउंडर्स की सूची में सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद नबी बख्श का। पिछली बार 87 लाख दिए थे पुनेरी पल्टन ने। और मुझे याद है जो विदेशी खिलाड़ियों की ऑक्शन सबसे पहले होती है, सबसे पहली पर्ची उसमें से निकली फजल की। उन्होंने 1 करोड़ 38 लाख खर्च कर दिए। दूसरा नाम निकला उसमें से नबी बख्श का, उन्होंने 87 लाख खर्च कर दिए और अपनी दुकान बंद कर दी, क्योंकि उनकी टीम पूरी हो गई थी। नबी 87 लाख वाला परफॉर्मेंस नहीं आपको दे पाए। पूरा सीजन नरम गरम खेले, अंत में आके थोड़ा सा उन्होंने बेहतर करके दिखाया, लेकिन फजल के साथ एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे वो काम करते हैं। तो इस बार 87 तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन 50 से 60 के बीच में नबी ज़रूर चले जाएंगे। क्या फजल को लेने वाली टीम ही इनको लेगी? यू मुंबई इनको लेगी? वहाँ ईरान के कोच हैं गुलाम रेजा मजंदरानी, या बीसी रमेश इनफैक्ट जो पुनेरी पल्टन में हैं, जो पहले बंगाल में थे, वही इनको वापस ले आएंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि फजल आते हैं या नहीं आते। मनप्रीत लेके जाएंगे क्या? वो भी विदेशी खिलाड़ियों को लेने में झिझकते नहीं हैं। टॉकिंग अबाउट विदेशी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी जिनकी ऑक्शन हमने पिछली बार टीवी में नहीं देखी थी, क्योंकि वो डे 2 था ऑक्शन का। हम फ़ोन पे आप हम और आप फॉलो कर रहे थे, आमिर हुसैन बस्तामी। मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा गुजरात मनप्रीत राम मेहर एक के बाद एक फट्टे उठाए जा रहे हैं, और इस अननोन खिलाड़ी को 65,10,000 मिले। हरियाणा स्टीलर्स ने उनको लिया। फिर जब ऑक्शन हो गई, टीम सेटल हो गई, मैंने मनप्रीत पाजी को पूछा कि यार ये कौन सा आपने प्लेयर लिया है। उन्होंने मुझे 2-3 वीडियोस भेजे, वो आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे। राइट कॉर्नर कमाल कर रहे थे वो ईरान की लीग में। यहाँ शायद पहला सीजन था, प्रेशर ले गए,
पूरी तरह फिट बैठ नहीं पाए, बाद में उनको चेंज कर दिया गया, लोकल खिलाड़ियों को मनप्रीत पाजी लेके आए, वो भी अच्छा करके गए। तो आमिर हुसैन 65 तो मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन 20 से 30 के बीच में एक रियलिस्टिक ऑप्शन बनती है। एक और खिलाड़ी का मैं नाम साथ में ही जोड़ देता हूं, फिर कहानी पूरी हो जाएगी। वो है अबूजार मिघानी। पिछली बार इनको लिया था यूपी योद्धाज ने 20 लाख रुपए में। यूपी के पास नितेश है, और नितेश वहां पे परमानेंट हैं, वो गोंद गोंद लगा के, फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं राइट कॉर्नर पे। यूपी वाले उनको चेंज नहीं करते, तो अबूजार को ज्यादा खेलने का मौका ही नहीं मिला। अब ऑक्शन में जब थैले में से पर्चियां निकाली जाती हैं, ये बहुत निर्भर करता है कि किस खिलाड़ी का नाम किस वक्त आता है। मान लीजिए पहली या दूसरी पर्ची निकलती है फजल की, कोई एक टीम जिसको 2 कॉर्नर चाहिए, मान लीजिए तेलुगु टाइटंस है, या बंगाल वॉरियर्स है, या इवन दिल्ली है, या पटना है, जिसको दोनों कॉर्नर चाहिए, या और भी टीमें जो बेहतर कॉर्नर चाहती हैं, गुजरात जायंट्स भी इनफैक्ट, उनके पास भी कॉर्नर नहीं है। मान लीजिए पहला नाम निकलता है फजल का, उनको आपने 1.25 करोड़ में ले लिया। अगली पर्ची निकल आई अगर अबूजार की, या फजल के बाद तुरंत अगला नंबर निकल आया आमिर हुसैन बस्तामी का, तो इन दोनों की लग जाएगी लॉटरी। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोच तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 कॉर्नर अगर तालमेल बना ले, एक जबान बोलते हो, आपस की दोस्ती हो, एक टेलीपैथी हो, तो वो टीम कमाल करती है। पूछ लो यू मुंबा वालों से, पहले 3-4 सीजन में उन्होंने क्या किया था। गुजरात वालों से पूछ लो, जब फजल और अबूजार का कॉम्बिनेशन था तो ये टीम फाइनल में गई थी। तो अगर फजल के बाद अबूजार आ गए, अगर फजल के बाद आमिर हुसैन की पर्ची निकल गई, तो उसकी लगेगी लॉटरी, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर ये 20-30 को छोड़ के 50, 60, 70, 80 तक भी जा सकते हैं। यू नेवर नो ब्रो। टॉकिंग अबाउट बेहतरीन खिलाड़ी, दीपक निवास हुड्डा पिछली बार गए थे 43 लाख में बंगाल वॉरियर्स में, और पहला ऐसा सीजन रहा दीपक हुड्डा का जहां वो अपने नाम के साथ न्याय नहीं कर पाए। इससे पहले 8 सीजन लगातार एक लेवल पर वो खेलते आए हैं। उनकी फिटनेस बहुत कमाल की है, बहुत ज़बरदस्त वो ट्रेनिंग करते हैं, अपने पे मेहनत करते हैं। पिछले सीजन के बाद क्या उनकी ऑक्शन वैल्यू नीचे जाएगी, या उनका अनुभव, उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज और एक कप्तान के तौर पे उनकी क्षमता उनको ऊपर लेके जाएगी? ये डिपेंड करता है कि उनका नाम झोली में से निकलता कब है। इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है प्रभु। क्योंकि अगर मान लीजिए दीपक का नाम निकला सबसे एंड में, टीम्स का कॉम्बिनेशन तकरीबन तकरीबन पूरा हो चुका, तो शायद आप 20-30 लाख में, 40 लाख में दीपक को देखें। अगर दीपक का नाम आ गया शुरू में, तो एक तो ऑलराउंडर, कमाल के अनुभवी, जबरदस्त फिट, कभी अनफिट होकर बाहर नहीं बैठे, और कैप्टन। अगर ये शुरू में आ गए, बहुत सारी टीम्स है जिनको कैप्टन चाहिए। यू मुंबा को कैप्टन नहीं, यू मुंबा को नहीं चाहिए, उनके पास सुरेंद्र हैं। पुनेरी पल्टन डिपेंड करता है कि फजल उनके पास आते हैं नहीं। तमिल तलाईवाज डिपेंड्स, उनके पास पवन आते हैं या नहीं। तेलुगु टाइटंस को नए सिरे से टीम बनानी है, पटना को टीम बनानी है, दिल्ली को टीम बनानी है, और दिल्ली के असिस्टेंट कोच अजय ठाकुर बड़े अच्छे मित्र हैं दीपक निवास हुड्डा के, इकट्ठे दोनों खेले हैं। और भी 2-3 टीम्स हैं जिनको कैप्टन भी चाहिए। तो अगर तो दीपक का नाम झोले में से पहले बाहर आता है, तो मेरे लिए कम से कम 65-70 लाख दीपक की ऑक्शन वैल्यू होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एक और ऑलराउंडर विजय मलिक, जो सीजन 7 में गए थे दबंग दिल्ली 41 लाख रुपया लेकर। अगले 2 सीजन उनको रिटेन किया गया, यानी कि 60 लाख, 55-60 के आसपास उनकी पिछले सीजन की ऑक्शन वैल्यू रही होगी। वो इस बार रिटेंशन लिस्ट में नहीं है, ऑक्शन लिस्ट में है। यानी कि 41 लेकर अगर आप गए और 2 सीजन आपने 15-15% भी लिए, उसके आसपास ही मुझे लगता है विजय इस बार जाएंगे। 55 से लेके 60, 50 से लेके 60 के आसपास, क्योंकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं विजय, और बीच में इनको कैप्टनसी भी सौंपी गई थी, और बड़े मेच्योर खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे। वापस डिफेंडर्स पे आता हूं। महेंद्र सिंह, इनको 57.5 लाख में लिया था बेंगलुरु बुल्स ने, रिटेन किया था। इनफैक्ट पहले एफबीएम कार्ड लेके इन्होंने लिया था, उसके बाद रिटेन करके पिछली वैल्यू थी 57.5। एक बार 80 में भी कहीं गए थे एफबीएम और रिटेंशन को मिला के। अब महेंद्र आते हैं ऑक्शन पूल में, और अगर आप डिफेंडर्स को देखें, लेफ्ट कवर आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। पूरी प्रो कबड्डी का इतिहास खंगाल लीजिए, सबसे बड़े लेफ्ट कवर कौन? मंजीत छिल्लर। फिर नाम आता है परवेश भैंसवाल का, जीवा कुमार का, महेंद्र का, अब जयदीप आ रहे हैं पिछले 1-2 सीजन से। लेकिन जो दिग्गज लेफ्ट कवर अगर आप याद करेंगे, तो 3-4 से ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं। लेफ्ट कवर बड़ी मुश्किल पोजीशन होती है।
इसलिए मुझे लगता है कि महेंद्र 57.5 से तो ज़्यादा 65-70 इवन 75 तक भी उनकी ऑक्शन वैल्यू जा सकती है। बाकी ये रहा एफबीएम कार्ड रणधीर सिंह सरावत साहब के पास, क्या पता वही उनको वापस ले आए, क्योंकि कोच और खिलाड़ी की ट्यूनिंग बहुत मैटर करती है। इधर आते हैं पूर्व बेंगलुरु बुल्स के खिलाड़ी CR66। पिछली बार जर्सी नंबर बदल लिया था आपने, CR7 कर लो यार, लेजेंड बन जाओगे। वो पिछली बार गए थे गुजरात जायंट्स 30 लाख में, अंडर यूटिलाइज थे, बहुत ज़्यादा अच्छा खेले नहीं, फिटनेस इश्यूज भी शायद बीच में कुछ थे। पर चंद्रन रंजीत एक सुलझे हुए, एक विवादों से दूर रहने वाले और कंसिस्टेंट रेडर की एक इमेज रखते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, 30 से तो ऊपर जाएंगे, 40 प्लस आप चंद्रन रंजीत को मान के चलिए। इनके अलावा अगर एक और रेडर लंबे कद के मंजीत दहिया, पिछली बार 80 लाख में गए थे ये, एक बार ये 92 में भी हरियाणा में गए थे, तो इस बार आ गए ऑक्शन पूल में, क्योंकि 80 प्लस 15% आपको देना पड़ जाता, जो कितना 90 के आसपास, 90 प्लस आपको पड़ जाता। और प्रदर्शन मंजीत का इतना बुरा नहीं रहा है, वो भी कंसिस्टेंट खेलते हैं, टीम का भार अपने कंधों पे ढोते हैं, और ऑलराउंड रेडर मैं उनको मानता हूं, हर तरह की परिस्थितियों में वो रेडिंग कर सकते हैं। पर क्या 80 लाख 95 लाख के आसपास वो जाएंगे? मुझे लगता है कि शायद नहीं, शायद 70-72, जो बुरा प्राइस नहीं है, लेकिन 80 और 90 के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन 70 मिनिमम मुझे लगता है कि मंजीत दहिया लेकर जाएंगे। हमारे दिग्गज राहुल चौधरी की बात करता हूं, पिछली बार गए थे बेस प्राइस पे 10 लाख रुपए में, मौके पूरे मिले, उससे एक पहले सीजन में पुनेरी पल्टन में मौके नहीं मिले थे, जयपुर ने इनको काफी मौके दिए, पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, बेस प्राइस पे गए थे। इस बार भी बेस कैटेगरी में होंगे मुझे लगता है, क्या कोई टीम इनको लेगी? एशियन चैंपियनशिप की भारतीय टीम में इनको नहीं रखा था और राहुल नाराज हो गए थे, इन्होंने मीडिया में कहा था कि इनके साथ अन्याय हो रहा है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर कोचिज को ऐसा लगने लगता है कि यार ये खिलाड़ी को अगर नहीं खिलाया तो ये फिर हमारे खिलाफ ना बोल दे या माहौल ना ऐसा कर दे। लेकिन अगर खिलाड़ी के एंगल से सोचो तो इतना बड़ा खिलाड़ी, शोमैन, पोस्टर बॉय, और जब उनको जगह ना मिले तो मन को दुख होता है। तो दुख का निवारण करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस करके आइए, मैट पे आग लगाइए। मेरा अनुमान है कि राहुल चौधरी की स्लिप अगर बैग से जल्दी निकल आई तो 10 लाख जो पिछली बार इनका बेस प्राइस था उससे तो ऊपर जाएंगे। अगर कहीं झोले से स्लिप निकली अंत में, तो फिर डिपेंड करता है कि किस टीम के पास कितना बजट बाकी है, उनके पास ऑलरेडी कितने रेडर हैं, और राहुल के साथ कोच की मैनेजमेंट की ट्यूनिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी राहुल की ऑप्शन पे। लेकिन अगर जल्दी उनका नाम आ गया तो 10 से तो ऊपर 100% राहुल जाएंगे। र से राहुल हैं तो र से रोहित गुलिया भी हैं। सीजन 8 में हरियाणा स्टीलर्स ने इनको 83 लाख में लिया था, उससे पहले ये गुजरात में खेलते थे, बढ़िया खेलते थे। पिछले सीजन में 30 लाख रुपए में ये पटना पायरेट्स में गए थे, परफॉर्मेंस नरम गरम थी, सचिन और रोहित की जोड़ी हुआ करती थी, रोहित सचिन लगातार अच्छा खेले, रोहित का उतार चढ़ाव लगा रहा, लेकिन एक ऑलराउंडर हैं, आपको एक रेडिंग में भी एक अलग विकल्प देते हैं और डिफेंस में भी हाथ बटाते हैं। 30 लाख से ज़्यादा मिलने चाहिए, 40 या उससे ज़्यादा मिलना चाहिए रोहित को, मेरा ऐसा अनुमान है। एक और रेडर जो पिछली बार गायब हो गए, फिटनेस के इशू आ गए, लेकिन बहुत शानदार रेडर हैं अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह ठाकुर, वो जो यू मुंबा में खेले, लंबे कद के खिलाड़ी, पिछली बार तेलुगु टाइटंस में गए थे 60 लाख में, फिटनेस ने थोड़ा सा इनके साथ इनको परेशान किया, ज़्यादा खेल नहीं पाए। इस बार इनकी फिटनेस कैसी है, ये पहला सवाल है, क्योंकि कोचेस सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कोचेस को सब पता होता है कि खिलाड़ी कितना फिट है। अगर तो अभिषेक फिट हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स अच्छा खेल रहे हैं, तो 60 लाख के आसपास ही मैं अभिषेक को मानता हूं, ये ज़रूर जाएंगे। एक और खिलाड़ी अभिषेक जैसे ही लंबे और उसी टीम में सिद्धार्थ बाहुबली देसाई, एक समय ये 1.5 करोड़ के आसपास गए थे, पिछली बार ज़्यादा धनराशि नहीं मिली थी। फिटनेस इश्यूज इनके साथ भी हैं, क्योंकि पहले अपने 2 सीजन 5 और 6 ये अच्छा खेले, उसके बाद चूंकि एक बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ थोड़े से प्रोन टू इंजरीज हैं, तो थोड़ा अगर अपनी टेक्निक में वो चेंज करें, थोड़ा संभल कर खेलें, इंजरीज को अगर अवॉइड करें और ऑक्शन तक वो फिट रहें, अगेन कोचिस को पता होगा, तो 50 कम से कम मिलने चाहिए सेठ देसाई को। 2-3 डिफेंडर बचे हैं, एक बहुत अनुभवी है गिरीश एर्नैक, पिछली बार बंगाल में थे और अच्छा खेले थे, 2 कम से कम हाई फाइव तो उनके मुझे याद आते हैं। और लेफ्ट कॉर्नर हैं, लेफ्ट कॉर्नर काफ़ी मिलते हैं,
20 लाख रुपए में बंगाल ने इनको लिया था। बंगाल को अभी भी लेफ्ट कॉर्नर चाहिए, दिल्ली को भी चाहिए, पटना को भी चाहिए, तमिल तलाइवास को नहीं चाहिए, पुनेरी पल्टन को चाहिए, यू मुंबा को चाहिए, और भी कई टीम्स को चाहिए। तो क्या गिरीश रैनेक इस बार ऑक्शन में सेल आउट होंगे? मुझे लगता है होंगे। 20 से ऊपर जाएंगे, 40 मुझे ऐसा लगता है कम से कम गिरीश लेकर जाएंगे इस बार। दिग्गज आ गए, राइट कवर सुरजीत। अच्छा, आप राइट कवर भी देख लें तो ज़्यादा आपको बड़े बड़े नाम नहीं, बहुत ज़्यादा नाम नहीं मिलेंगे। सुरजीत सबसे पहले, सबसे बड़े राइट कवर वही ध्यान में मुझे आते हैं। सुनील कुमार आते हैं जो भी जयपुर के कैप्टन हैं, नेशनल कैप्टन भी थे, नहीं गए एशियन चैंपियनशिप में। एक दो और आपको नाम याद आएंगे, विशाल माने याद आएंगे। तो कवर के खिलाड़ी ज़्यादा मिलते नहीं हैं। सुरजीत का परफॉर्मेंस पिछले एक दो सीजन में उतना बड़ा नहीं रहा जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं। काबिलियत है, एक्सपीरियंस बहुत है, मैच्योर हैं, डिफेंस को चलाते भी हैं। परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उनकी? एशियन चैंपियनशिप में अच्छा खेले थे, और मुझे पूरे आसार लगते हैं कि एशियन गेम्स में भी वो टीम में होंगे। पिछली बार गए थे तेलुगु टाइटंस में 50 लाख रुपए लेकर। 50 से तो ऊपर जाना चाहिए, 60+ मैं मान के चल रहा हूं सुरजीत इस बार जाएंगे। अब देख लीजिए, टाइटंस को भी राइट कवर चाहिए, बंगाल को राइट कवर चाहिए, दिल्ली को राइट कवर चाहिए, पटना को नहीं चाहिए, पुनेरी पल्टन को भी नहीं चाहिए, जयपुर को कतई नहीं चाहिए। बेंगलुरु बुल्स, जिनको कभी राइट कवर मिलता ही नहीं है, अच्छा उठा लीजिए सुरजीत को। कवर से आते हैं कॉर्नर पे, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत अग्रेसिव विशाल भारद्वाज। तेलुगु टाइटंस ने लिया था 30 लाख में। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रही थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि विशाल को अगर सही जोड़ीदार मिलता है राइट कॉर्नर पे, और थोड़ा सा कोच की शाबाशी मिलती है, क्योंकि वो अग्रेसिव खिलाड़ी हैं, आप उनको अग्रेशन से नहीं समझा सकते। थोड़ा प्यार से, थोड़ी हल्ला शेरी दे के, शाबाश बेटा बोल के अगर भेजेंगे, तो मुझे लगता है विशाल आज भी मैच विनर हैं। 30 लाख रुपए में तेलुगु टाइटंस ने लिया था, 30 से ऊपर ही जाना चाहिए। ये भी नीचे वाले खिलाड़ी नहीं हैं। लेफ्ट से राइट में आते हैं, वही तेलुगु टाइटंस, वही उनके राइट कॉर्नर रविंदर पहल द हॉक, जो प्रो कबड्डी के आप अगर टॉप 5 डिफेंडर ले लें तो वहाँ भी आपको उनका नाम मिलता है। बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन इनकंसिस्टेंसी भी लेके आते हैं, लेकिन प्रोन टू इंजरीज भी हो जाते हैं। पिछला सीजन इंजर्ड हो गए, उससे पहले गुजरात में थे और बड़ा अच्छा प्राइस दिया था गुजरात ने, वहाँ भी इंजरी से वो जूझते रहे। तो अगर तो रविंदर पहल फिट हो गए हैं, कोचिस को पता होगा, जो नॉर्थ के कोचिस हैं उनको ज़रूर पता होगा, अगर रविंदर फिट हैं तो 23 लाख से तो डबल प्राइस 46, 45, 50 में कोई भी टीम उनको ले लेगी। बहुत सारी टीम्स को राइट कॉर्नर चाहिए। ये थी मेरी अपनी सोच कि कौन कौन सा खिलाड़ी बन सकता है करोड़पति, कौन कौन सा खिलाड़ी अपने पिछले सीजन की ऑप्शन वैल्यू को बेहतर कर सकता है, कौन सा थोड़ा सा नीचे जा सकता है। अब बताइए, पवन सरावत तो सबसे महंगे खिलाड़ी बनेंगे, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। पवन के बाद दूसरा सबसे महंगा रेडर कौन बनेगा? सबसे महंगे डिफेंडर होंगे फजल, नंबर 2 पे शादलू रहेंगे, सुरजीत रहेंगे, कौन रहेंगे बताइए कमेंट में, देखते हैं कौन ठीक होता है। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। जय हिंद।